अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद अनस हमज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री टॉक। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके नॉलेज में एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर 64% व्यूवर्स ऐसे हैं जो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियोस वॉच करते हैं। तो उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल की हर अपडेट मिलती रहे। आज इस वीडियो में हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको स्टडी करेंगे कि वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या था, रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उस एक्सपेरिमेंट्स में जो है उसने क्या कंक्लूजन था उसका, क्या उसने ऑब्ज़र्व किया, और देन एट द एंड जो है हम उसके ड्रॉबैक्स को भी डिस्कस करेंगे कि क्यों जो है रदरफोर्ड थ्योरी जो है आगे चलकर गलत साबित हुई और उसको जो है किस तरीके से मॉडिफाई किया गया। तो चलें शुरू करते हैं। 1911 में लॉर्ड रदरफोर्ड नामी एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स का यूज़ किया और उन्हें जो है उसने थिन गोल्ड मेटल फॉइल के थ्रू जो है पास करवाया, यानी अल्फ़ा पार्टिकल्स की जो है बम्बार्डमेंट करवाई उसने एक पतली सोने की मेटल फॉइल के ऊपर। तो उसने ये कंक्लूजन देखा कि जब उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई उस मेटल फॉइल पर, तो काफ़ी सारे पार्टिकल्स जो हैं उसमें से गुज़र गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, और कुछ जो हैं उसमें से लार्ज एंगल की उन्होंने डिफ्लेक्शन शो की और कुछ जो है उसमें से बाउंस बैक हो गए। तो ये जो है एक ओवरव्यू है हमारे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का और उनके एक्सपेरिमेंट का। तो हम थोड़ा डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो डायग्राम के अंदर आप देखें तो ये जो गोल सर्कल है ये हमारे पास क्या है, एटम है उस मेटल फॉइल का, और जो ये प्लस प्लस के साइंस हैं ये सारी हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं। तो जब अल्फ़ा रेज जो है उसने बम्बार्डमेंट करवाई मेटल फॉइल पे, तो काफ़ी सारी रेज जो हैं उन्होंने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की और वो सब की सब जो है ना पास कर गई स्ट्रेटली। लेकिन कुछ जो थी उन्होंने डिफ्लेक्शन शो करी और उससे भी ज़्यादा जो रेयर रेज थी, यानी और ज़्यादा कम में तादाद में जो रेस थी उन्होंने बाउंस बैक कर लिया, यानी वो रेस गई न्यूक्लियस से टकराई और वापस आ गई। तो ये था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर जो है रदरफोर्ड ने ये ऑब्ज़र्व किया कि काफ़ी सा मेजॉरिटी जो अल्फ़ा रेस थी वो रिमेन अनडिफ्लेक्टेड रही, बहुत थोड़ी थी ऐसी थी जिन्होंने डिफ्लेक्शन शो की और काफ़ी थोड़ी ऐसी थी जो बाउंस बैक हो गई। ओके, तो अब हम इसके पोस्टुलेट्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं कि रदरफोर्ड ने जो है अपने एक्सपेरिमेंट के बाद क्या ऑब्ज़र्व किया एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो नंबर 1 जो पोस्टुलेट था रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी का वो ये था, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम मस्ट बी लार्जली एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। तो पहला पोस्टुलेट उनका ये था कि किसी भी एटम के अंदर जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादातर खाली होता है, यानी जो वॉल्यूम उसका जो वॉल्यूम होता है किसी भी एटम का वो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, यानी वो एम्प्टी होता है। वो इस वजह से उन्होंने ये ऐसा कहा था क्योंकि बहुत सारी अल्फ़ा रेज जो हैं वो इजीली पास आउट कर गई थी, यानी डिफ्लेक्शन उन्होंने शो नहीं की। इस बेस पे उन्होंने कहा था, उनका ये पहला पोस्टुलेट था कि वॉल्यूम जो है एटम का वो एम्प्टी होता है, वो ज़्यादा यानी उसके वो जो है ना ज़्यादातर हिस्सा किसी भी एटम के वॉल्यूम का वो एम्प्टी होता है। दूसरा जो पोस्टुलेट था उनका वो ये था, द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज़ कंसनट्रेटेड इन extremely dense region which he called the nucleus. This was from the fact that alpha particles after collision with a heavy positively charged nucleus had bounced back. दूसरे पॉइंट में बेसिकली वो ये हमसे कह रहे हैं कि उन्होंने जब बम्बार्डमेंट करवाई अल्फ़ा पार्टिकल्स की तो उन्होंने जब देखा कि एक ऐसा हिस्सा था जहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स बाउंस बैक किए, तो उस हिस्से को उन्होंने कहा कि ये हिस्सा है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है। वो इस वजह से क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स की हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि अल्फ़ा पार्टिकल्स की जो नेचर होती है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करती हैं। तो पॉजिटिव जब पॉजिटिव से टकराता है तो रिपल्जन होती है। तो इसीलिए जो हिस्सा जहाँ से पार्टिकल्स ने बाउंस बैक किया वो हिस्सा उन्होंने कहा कि वो हिस्सा जो है पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और उस हिस्से को उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। तीसरा पॉइंट जो हमारे पास निकल कर आता है
वो ये है, द डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस इज़ नेग्लिजिबल कंपैरिजन विद द रेडियस ऑफ एटम। जो न्यूक्लियस की जो डायमेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब नेग्लिजिबल है इन कंपेयर विद द रेडियस ऑफ एटम। यानी जो न्यूक्लियस की जो डायमेंशन है वो बहुत ही छोटी है बनिस्बत रेडियस ऑफ एटम के। यानी एटम का जो रेडियस है वो बड़ा है और उसकी डायमेंशंस भी जो है काफ़ी बड़ी हैं, जबकि अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो वो बहुत ही मतलब कोई छोटा सा नन्ना मुन्ना सा है। फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें तो फोर्थ पॉइंट हमारे पास ये है, द होल मास इज कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड आउटसाइड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। जो पूरा का पूरा मास है वो पूरा का पूरा न्यूक्लियस के अंदर है, और एटम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर हम फिफ्थ पोस्टुलेट को देखें तो वो ये था, व्हेन द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज डन ऑन डिफरेंट शीट ऑफ डिफरेंट मेटल्स, द रिपल्जन रिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफरेंट इन डिफरेंट मेटल्स, हेंस द न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट एटम मस्ट कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे बेसिकली वो कहना ये चाह रहे हैं कि जब ये एक्सपेरिमेंट डिफरेंट शीट्स पर करवाया गया तो वहाँ पे डिफरेंट रिजल्ट्स निकले। यानी कुछ शीट्स पे डिफ्लेक्शन ज़्यादा हुई और कुछ शीट्स पे डिफ्लेक्शन कम हुई, और रिपल्जन भी उसी के अकॉर्डिंग हुई। तो इस बात ने हमें इस बात की इंडिकेशन दी कि हर एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट डिफरेंट है। यानी हर एटम का अपना एक अलग न्यूक्लियस है। 6 पॉइंट देखें अगर हम तो वो ये है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज सच दैट द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, वो उसको इलेक्ट्रिकली तौर पे न्यूट्रल बना देते हैं। वो इस वजह से क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं और वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, तो वो उसको न्यूट्रल करने के लिए सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में न्यूट्रल कर देते हैं। इलेक्ट्रिकली तौर पे जो पूरा एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। तो ये थे 6 मेन पोस्टुलेट्स रदरफोर्ड के। हल्का सा ओवरव्यू हम फिर से ज़रा ले लेते हैं। नंबर 1 पोस्टुलेट्स में उन्होंने हमें ये बताया कि जो ज़्यादातर वॉल्यूम होता है किसी भी एटम के अंदर वो एम्प्टी होता है। ठीक। दूसरा पोस्टुलेट उन्होंने ये बताया कि जो हिस्सा जहाँ से बाउंस बैक करती है अल्फ़ा रेस, वो हिस्सा जो है पॉजिटिवली चार्ज कैरी करता है, और उस हिस्से को उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। तीसरा पोस्टुलेट उन्होंने हमें ये बताया कि जो डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस है वो बहुत ही मतलब रेयर है, नेग्लिजिबल है इन कंपेयर विद द रेडियस ऑफ एटम। चौथा जो उन्होंने हमें पोस्टुलेट बताया, चौथा जो पॉइंट बताया उनकी थ्योरी ने, वो हमें ये बताया कि जो मेन जो मास है न्यूक्लियस का वो एटम का वो न्यूक्लियस के अंदर है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अराउंड मतलब सराउंडिंग में होते हैं न्यूक्लियस के। पांचवा पॉइंट जो उन्होंने ये बताया कि हर एटम की एक अपना न्यूक्लियस होता है, डिफरेंट न्यूक्लियस होता है, डिफरेंटली पॉजिटिवली चार्ज वो कैरी करता है। और छठा और लास्ट पॉइंट उन्होंने हमें ये बताया कि एटम जो है, तमाम एटम्स इलेक्ट्रिकली तौर पे जो है न्यूट्रल होते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि इस थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, तो वो ज़रा हम अभी डिस्कस करते हैं कि वो ड्रॉबैक्स क्या थे। सबसे पहला जो इसका ड्रॉबैक्स था वो ये था कि क्लासिकल फिज़िक्स के ऊपर ये थ्योरी पूरी नहीं उतरती थी। तो हम पढ़ते हैं ज़रा। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिज़िक्स, सिंस इलेक्ट्रॉन्स इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस कॉन्स्टेंटली, इट शुड लूज एनर्जी एंड इट अल्टीमेटली फॉल्स इनटू द न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंडिंग जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं। तो क्लासिकल फ़िज़िक्स के अकॉर्डिंग अगर वो इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उन्हें जो है एनर्जी लूज़ करनी चाहिए, और एक वक्त ऐसा आना चाहिए कि वो जब न्यूक्लियस में गिर जाए। तो इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कभी भी न्यूक्लियस में गिरते नहीं हैं। तो ये जो पहला जो फैक्ट था ये प्रूव नहीं कर सका रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी का मॉडल क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग। दूसरा जो डिफेक्ट हमारे पास सामने आता है वो ये है, इफ़ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एमिट्स एनर्जी कंटिन्यूसली then there would be a continuous spectrum, but in contrast to it we get the line spectrum from the atoms of element। अगर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं कंटिन्यूसली न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, तो उनके रिवॉल्व करने की वजह से उनमें से कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट हो रही होती है, यानी एनर्जी वो निकाल रहे होते हैं।
तो उस एनर्जी के निकलने से उनका जो स्पेक्ट्रम हमें दिखना चाहिए वो कंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमें लाइन स्पेक्ट्रम दिखता है। स्पेक्ट्रम हम आगे चल के वीडियोस में डिस्कस करेंगे इन डिटेल क्या होता है। तो ये जो दूसरा पॉइंट था, ये वजह बनी हमारे रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी को मॉडिफाई करने की, कि ये थ्योरी जो है आगे चल के रिजेक्ट कर दी गई। लेकिन इसने काफ़ी सारी हमें डिटेल दी और काफ़ी सारी हमें जो है ना आइडेंटिफिकेशन दी चीज़ों को समझने के लिए, आसानी के लिए, और काफ़ी इसने जो है इस थ्योरी ने हमें हेल्प आउट किया आगे चल के। तो इसी के साथ हमारी वीडियो अपने अख्ताम को पहुँची। अगर आपको वीडियो में कोई भी सवाल हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ समझ ना आए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।